एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कर। टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे प्लस बी न्यू अपडेट 2025 के लिए है। काफ़ी सारे बच्चे मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम में बिजी थी। मैं लास्ट में बताऊंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सभी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एस्पेरेंट है या कैंडिडेट्स है, सीनियर जो सिंसियर है, जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से और उनका एग्ज़ाम हो चुका है, इसके बारे में भी वीडियो बताऊंगी। एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। देख लीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन का जो नोटिस है वो कब मिलेगा, जबकि आप हिट बेल आइकन पर हिट करोगे। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है काफ़ी टाइम से वैकेंसी जो थी D+B की ओर से निकल तो चुकी थी, फॉर्म फिल भी हो गए थे, लेकिन एग्ज़ाम डेट कहीं ना कहीं नहीं आ रही थी। 1.5 साल हो चुके थे, आप सभी वेट कर रहे थे। काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर चुके थे, प्रैक्टिस भी कर चुके थे, मॉक टेस्ट भी लगा चुके थे, MCQ भी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही सडनली एग्ज़ाम डेट दी, सबको हैरानत कर दी गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सडनली एग्ज़ाम आएगा। और एग्ज़ाम में 1 महीने का, जिनकी तैयारी पहले से ही थी उनको कोई बहुत डर नहीं था। जिनके एग्ज़ाम नहीं तैयारी करी थी उनको था कि 1 महीने में कैसे तैयारी करें। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं, PGT के हो चुके हैं, TGT के भी अभी काफ़ी हद तक एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुए थे TGT हिंदी के, उससे पहले TGT के, अब सॉरी फॉर डैट, अब है हमारे साइंस के एग्ज़ाम है TGT के, फिर इंग्लिश का भी हो चुका है, फिर देन आपके सोशल साइंस और जो आपके मैथ्स है और अदर सब्जेक्ट है, संस्कृत का भी हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये डाउट है कि आंसर की कब आएगी। PGT की ऑलमोस्ट आंसर की आ चुकी है, आपने देख ली होगी, क्या है मैच करा होगा, क्या रिजल्ट आया ये आपको खुद को पता होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं देखा होगा, तो कोई नहीं, रिजल्ट का वेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये सारा ये है कि अब तक जो अपडेट चल रहा था, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको पता चल के ये हो रहा है। जिन लोगों का अगर एग्ज़ाम में नाम आ चुका है, जैसे मान लो किसी रिजल्ट भी आ चुका है, जैसे उर्दू का आया था, उर्दू के लिए मुझे काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम जो हमारा रिजल्ट में वो क्वालिफाइड हो गया है, तो हम आगे का प्रोसेस क्या करें। देखिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि ई-रोज़र में आपको अपडेट देना होता है सारी डिटेल, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वगैरह है वो सारे अपडेट देने होते हैं। फिर एक तरीके से एक आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपको भी पता है किस रिगार्डिंग आती है। नॉर्मलाइजेशन में कई पेपर हार्ड आते हैं, कई पेपर बहुत ईजी आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन करके वो बैलेंस करते हैं। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपका फिर होता है। फिर उसका लास्ट प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, जो डिटेल में बनानी पड़ेगी। उसमें एक एक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए जब भी हमारा वेरिफिकेशन होगा। अगर हमारा इनकेस सिलेक्शन हो जाता है तो वो बात का प्रोसेस है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में जिन जिन बच्चों का है तो उनको को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, यहाँ पे मैं ओवरऑल तो नहीं बात कर सकती, लेकिन जो पार्ट 1 है उसकी बात कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो मेरा पार्ट 2 हिंदी था, जो मैंने अभी रिसेंटली दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी अपना बता रही हूँ। सारे एग्ज़ाम के अब तक जितने भी हैं मैंने एनालाइज़ किए हैं, तभी, क्योंकि मैंने जब भी पेपर दिया है, क्योंकि मैं PGWC के पेपर को ही उठा के, क्योंकि मेरा PGT भी था और TGT भी था, तो दोनों ही पेपर देके मैंने आपको एनालाइज़ करके ही बता रही हूँ। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्प होगा ये। सबसे पहला तो है, आपको एक एक करके एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो मैंने अपडेट दिया उसके बारे में भी मैं बताऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम जिन जिन बच्चों का हो गया उनकी थोड़ी सी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है जीके सब्जेक्ट के लिए आपको अभी आप चाहो, अगर आपने पहले से ही 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, इतना ही है। जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है 2 महीने 3 महीने, देखिए जीके सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि आप पढ़ नहीं सकते 2 या 3 महीने में। इसमें यह है कि मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ जो आप पढ़ सकते हो। देखिए, जो अभी करंटली आ रहा है प्रीवियस ईयर के देखते हुए एग्ज़ाम में, इसमें आ रही है 2011 की जनगणना आ रही है, ठीक है, अमेंडमेंट आ रहे हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सॉरी फॉर डैट, नोट कर लीजिए। अमेंडमेंट आ रहे हैं, संशोधन आ रहे हैं, उसके बाद अनुच्छेद आ रहे हैं, जो आर्टिकल हमारे होते हैं, आर्टिकल 1, 2,
वन 368 तक आर्टिकल होते हैं, वो सारे कर लीजिए। उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल मेरा यहाँ पे लिंक दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हो। ये है कि जीके में मैंने आपको बता दिया जनगणना 2011 की मेन आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, इन सभी आर्टिकल को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अभी जो अपडेट आ रहा है, जो मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत साइंस आ रही है, बायो पूछ रहे हैं और थोड़ी बहुत जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया और इनसे रिलेटेड पूछ रहे हैं क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री में मुगल काल और जो आपके वंशज काल होते हैं, वंश जो होते हैं जैसे गुलाम वंश हो गया और ये आपका अलग अलग वंश होते हैं, उसके बारे में है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेना। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स 2023 के भी पूछ रहे हैं, 24 के भी पूछ रहे हैं, 25 के भी पूछ रहे हैं। तो 25 और 24 का तो मैं इतना बता सकती हूँ कि आपके जो अभी 25 में जो आए हैं रिसेंटली, वो आ रहे हैं जुलाई, जून, मई और अप्रैल, ये 4 महीने के तो आपको पढ़ ही लेना कि इसमें से एक आध क्वेश्चन तो पुट अप हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आप पूरा पढ़ लो, क्योंकि इतने कम समय में आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो ये टॉपिक है कि आपके 23 में, 24 में और 25 के पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स। और इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट हैं जीके में इसके अलावा साइंस बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया। हाँ, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में जो अभी प्रीवियस ईयर के जो मैंने पेपर उठाए थे, उसमें से कुछ तो अभी जो उत्तराखंड में हुआ, उत्तरकाशी में हुआ है, उसके बारे में भी पूछा गया है। लेकिन जो मेरे एग्जाम में है उसमें नहीं पूछा गया था। उसमें हिमालय के जो आसपास की जो नदियाँ होती है ना, जैसे गंगा नदी होती है, पर्वत नदी होती है, तो उनमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है, कि उसमें कौन कौन से भूखलन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भूगोल में पढ़नी पड़ेगी। जैसे झीलें हो गई, घाट हो गए, तो इनके बारे में आपको भूगोल में पढ़ना। तो ये सारे टॉपिक्स आप अभी रिसेंटली पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम है। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो कोई वेल एंड गुड है। तो ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो हो सकता है 10 तक नंबर आ सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है, तो उन बच्चों के लिए। अब बात आती है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा होता है रीजनिंग, जो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बच्चों के लिए, जो मॉडरेट, जो बच्चे एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं या हाई लेवल के होते हैं, सब कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई हवा नहीं है। आजकल रीजनिंग कैसी पूछी जा रही है, रीजनिंग जैसे पहले पूछी जाती थी, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर आपका ये एनालॉगी हो गया, सिम्बोलिस हो गया, और इसके अलावा आपके टॉपिकों से थे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। लेकिन आज क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है, अल्फ़ाबेटिक पूछा जा रहा है, सेंटेंस सीरीज पूछा जा रहा है, डायरेक्शन पूछे जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, और जो पेपर होने जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। ये नहीं है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे अब कोडिंग में भी अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल पे आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी लिख देंगे, ए बी सी डी जो है, अब इसमें लिख देंगे सोमवार से मंडे टू संडे तक है परीक्षा होगी। परीक्षा वाला क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, मेरे एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। परीक्षा होगी, अब परीक्षा में क्या करना है, अब आपको बताना है कि कौन सी परीक्षा पहले होगी। यानी सोच लो, ए की परीक्षा 2 दिन बाद है, तो बी की परीक्षा 2 दिन पहले है, ऐसे आपको सीक्वेंस लगाना है। तो इस तरीके से उसको पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहोगे तो मुझे अलग से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर देना, मैं आपको वीडियो बता दूँगी कि कौन सी वीडियो से आपको वही सेम क्वेश्चन उठा के पैटर्न चेंज करके दे रहे हैं, घुमा के दे रहे हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और लेंथी जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि टीजीटी एग्ज़ाम में आप 120 मिनट में सारे क्वेश्चन भी करने हैं, प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना। तो उस टाइम में इतनी टेंशन होती है, मैंने वो फेस की है, तभी आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ आपको स्मार्टली वर्क करना है, दिमाग से काम करना है। किसी भी चीज़ को लेके आप ये सोचो कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं है। अपना एक सीक्वेंस बना के चलिए। रीजनिंग में मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, मैं अलग से वीडियो पे एक अलग से लिख के भी दे दूँगी, आप टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगी आपको डिटेल में, ठीक है। ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेटिक में पूछे जा रहे हैं कि P इंटू क्यू होता है, तो R इंटू इसमें से अलग से बताना है, इसमें से अलग जो डिफरेंस होता है समूह से अलग होता ही होता है। एक क्वेश्चन आया था जो मुझसे पूछा गया था, मैं रीजनिंग में मुझे याद है कि ए बी सी डी दे रखा था, ए बी सी डी दे रखा था, फिर सी डी ई डी करके एग्जाम्पल पे बोले, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये मैं समझ लेना। फिर उसमें पूछा था कि ए और बी का अल्फ़ाबेटिक में सेकेंड अल्फ़ा दूसरा अंक जो होगा उसको चेंज करते, इस तरीके से पूछा गया था। बोडोमस से पूछा गया था, यानी सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे थे, वो तो सभी को आते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। रीजनिंग मैंने काफ़ी हद तक बता दी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। मैं अलग से लिख के दे दूँगी सारे टॉपिक शेयर,
आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, वहाँ पे शेयर करना है। सेकेंड थिंग, इंग्लिश की बात करती हूँ। इंग्लिश में जो आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन्स कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, और फिर आपके आइडलिज्म कौन से पूछे गए थे। आइडलिज्म मेरे में एक आया था, तो काफ़ी क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिस करके गई थी। और आपके जो और भी टॉपिक थे, जैसे हमारा एटोनिम्स आ गया, सिनोनिम्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्लस आपकी जो पैराग्राफ है बहुत ही ईजी पूछ रहे हैं। किसी पेपर में फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी पूछ रहे हैं, किसी में बहुत मुश्किल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पार्ट में जो आया था ईजी आई थी इंग्लिश, और हिंदी भी बहुत ईजी आ रही है। हिंदी में क्या मैं बोलूँ, हिंदी में पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। हिंदी में पहले ग्रामर क्या होती थी कि आपको सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, व्याकरण से डिटेल में पूछा जाता था कि ये अर्थ होते हैं, ये शब्द होते हैं। जैसे परायवाची शब्द पूछ लिया डिटेल में, लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा। आपको मैं बता देती हूँ, परायवाची शब्द दिया था, मैं एग्जांपल के तौर पे तो इसे बहुत ईजी था, जिसमें पूछा गया था हमारे से ज़मीन का दिया गया था। ज़मीन पे एक ज़मीन दिया गया था वहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दिया कि यह मैं एग्जांपल बता रही हूँ, यह है डैश धरातल है। अब यहाँ पे सेंटेंस में ज़मीन का परायवाची एक सेंटेंस में दे दिया ABCD, और उसमें अर्थ बताना है। तो ज़मीन का और परायवाची क्या हो सकता है, तो इस तरीके से एग्जाम पे पूछा जा रहा है। पूछा सब कुछ जा रहा है, आपकी संधि पूछी जा रही है, आपका समास पूछा जा रहा है, आपका कारक पूछे जा रहे हैं, आपके वाक्य नहीं पूछ रहे, वाक्य मेरे को नहीं लगता कुछ है, बस यही पूछे जा रहे हैं। बेसिक हिंदी जो आप तक पढ़ रहे हैं सिर्फ सेंटेंस फॉर्म में पूछी जा रही है। तो इतना तो आपको नॉलेज होगी, आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तो यही चीज़ पूछ रहे हैं हिंदी में भी। अब आती है लास्ट में, जिसको सबको खौफ होता है, वो मुझको भी है। तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में बहुत ही सिंपल तरीके से जो अब तक आता रहा है, सिंप्लीफिकेशन पूछी जा रही है। मेरे से जो पूछी गई थी, मेरे सब्जेक्ट में पूछी गई थी, जो मेरे पेपर था उसमें इस तरीके से एक सिंप्लीफिकेशन दिया था, जो मैं करके गई थी और मुझे आता था पहले से 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 एंड 0.7 में अलग से दे दूँगी, सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। 7 × 7 तो इसका आंसर आपको एक ट्रिक होती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ठीक है, और वो सब भी बता दूँगी जिनकी वीडियो देख के मैंने ये एग्जांपल की प्रैक्टिस की। इस तरीके से आपसे सिंप्लीफिकेशन के बाद आपसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूँगी अलग से लिख के। टाइम एंड वर्क हो गया, और आपका सेकेंड थिंग इज़ परसेंटेज हो गई, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, और परसेंटेज के भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और आपके CI कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कि आपको एक इसमें जैसे पूछ लेंगे कि आपके इतने साल का इंटरेस्ट है, आपने इतने साल का इंटरेस्ट और भरना है, तो कितने अमाउंट आएगा उसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और इसके अलावा मैथ्स में इतना ही पूछा गया था पार्ट 1 में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मैं अलग से दे दूँगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमें माइंड में होते नहीं हैं कि इतना तुरंत हम याद रख लें। जितने मुझे याद था उतना मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 1 के लिए आप इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपका आराम से हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट एक भी सब्जेक्ट में डिले कर दिया तो आपका पेपर गया। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट करके चला है तो आप आसानी से पेपर को भी कर सकते हो। मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट को किया था। मैं ये नहीं थी कि एक ही पेपर में हाँ क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे कंटिन्यू कर रही थी, फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है फिर कंटिन्यू, इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। मैंने जो टाइम मैनेजमेंट किया था, मैंने एक टाइम बांट लिया था कि मुझे 20 मिनट्स तक ही क्वेश्चन करने हैं। मुझे आ रहा है तो मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा तो मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं किया कि जैसे मान लो मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैं इसको एक बार रिवील कर रही थी, अगर मुझसे सॉल्व हो रहा है तो मैं कर रही हूँ, नहीं हो रहा तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स के समय भी ये नहीं है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे कि हमने प्रैक्टिस किए, बहुत सारे कैलकुलेशन की, उसके बाद भी नहीं कर रहा था, मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हम ज़रा सा भी 1 मिनट भी ऊपर नीचे हो गया तो आपका जो बाकी का एग्जाम है वो छूट जाएगा, और ऐसे बहुत बच्चों के साथ होता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपना जैसे मान लीजिए सब मैथ्स में क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ईजी भी थे और बहुत टफ भी थे। तो इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं टाइम लगती थी। जिसकी मैथ्स बहुत कमांड अच्छी है वो भी कहीं ना कहीं इस मैथ्स को लेके बहुत ही मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप सवाल तो निकाल रहे हो, आंसर नहीं आ रहा, तो फिर वहीं ना दिमाग ख़राब हो जाता है और सारा पेपर इस चक्कर में छूट जाता है। तो फिर ऐसा नहीं करना, अपना शांत तरीके से पेपर को देना है।
बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं करना, क्योंकि टाइम की होते हैं, टाइम को भी मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है कि टाइम को देखते रहना उसी टाइम, जैसे भी पेपर करो उसी टाइम को देखते रहो कि हाँ इतना बचा है तो मुझे कितने टारगेट करना है, मुझे इतना बचा, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपने टाइम मैनेजमेंट अगर निकल गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। और ऊपर से आपने जो क्वेश्चन करा है उस क्वेश्चन में आपने जो भी टाइम लिया है, जिस समय लिया है उस टाइम को बांटना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार आपने पेपर कर लिया उसके बाद पीछे बैक नहीं जा सकते, सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, ये नहीं है कि आपने कर लिया और नेक्स्ट करते रहे फिर वो नेक्स्ट टाइम ही आ जाता है, तो इसलिए घबराना नहीं है। आपने नेक्स्ट सेव में करोगे, क्लिक करते जाओगे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट सबमिट में आता है, सबमिट कंप्लीट करोगे, फिर यस करोगे, फिर यस आएगा, फिर आपका अलग सेक्शन खुल जाएगा जिसमें कहते हैं डिसिप्लिन वगैरह सब बांटा होता है, उसमें ऊपर लिखा होता है डिसिप्लिन 1, वो पार्ट 1 में भी है। पार्ट डिसिप्लिन 1 में कहीं कहीं होता है कि डिसिप्लिन 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में कभी रीजनिंग दे देता है, कभी मैथ दे देता है, तो मेरे सब्जेक्ट में रीजनिंग थी, रीजनिंग, फिर उसके बाद जीके थी, फिर उसके बाद मैथ्स थी, फिर मेरी उसके बाद इन्होंने मुझे दी थी इंग्लिश थी नहीं, उसके बाद मेरी हाँ इंग्लिश थी, फिर हिंदी थी, हिंदी मुझे लास्ट में दी थी, फिर मेरा खुद का सब्जेक्ट था जो मैंने किया था। ठीक है, इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करने का जो होता है, प्रीवियस के पेपर जरूर करके जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन को चेंज करके ही दे रहे हैं। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन को चेंज करके रिपीटेशन हो रही है, लेकिन वो डिपेंड करता है। देखिए एक बात याद रखना, अगर आपने पेपर इस समय जो किए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली है, प्लस ये मत सोचिए कि उसी पैटर्न से क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर देंगे, क्वेश्चन को पैटर्न को चेंज करेंगे। अपने सब्जेक्ट को ये मत सोचना, जो जैसे सपोज मेरा हिंदी का था, पहले के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है, अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पैटर्न से ये वाला पैटर्न बहुत डिफरेंट आया था, तो इसलिए ये मत सोचना जो पहले दिया गया वो ही रिपीट आ जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्वेश्चन की रिपीटेशन बहुत ही कम होती है, बस ये कि पैटर्न को वो चेंज है। ये नहीं है कि आपने प्रीवियस के पेपर करे नहीं है और सीधा पेपर देने चले गए, तो बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए प्रीवियस के पेपर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्कोर अगर आपका 100 से ऊपर हो रहा है या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, डू प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 का जिसका सब्जेक्ट है अच्छा, वो अपने आप निकाल लेगा, जिसका पार्ट 2 सब्जेक्ट अच्छा नहीं है वो नहीं कर पाएगा, तो यही रीज़न है बस, और कुछ नहीं है। डीएसएस भी बहुत वैसा नहीं है जो लोगों ने हवा बना रखा है, बस ये है कि वो अपने सब्जेक्ट जो देता है, सिलेबस दे रखा है, उसको डिफाइन तो कर रखा है, लेकिन उसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, ये कहने का अभिप्राय है। आगे कह रहे हैं, ये इतना मैंने आपकी हेल्प कर दी। आगे जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स जो देती थी वो मैंने आपको बता दी। 100% तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं जिनका कभी एग्ज़ाम है। आगे है कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि नोटिफिकेशन की बात है कि पीआरटी को लेकर और काफ़ी टीजीटी को लेकर कि दोबारा वैकेंसी आने के चांसेस, क्योंकि आरटीआई का मैंने अभी एक सर्कुलर देखा था जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इतनी इतनी वैकेंसी बताई जा रही है और टोटल वैकेंसी इतनी है, तो उसका हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जितना हो सके फॉर्म फिल के लिए तो आ जाएगा, हो सकता है इस साल आ जाए फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा क्योंकि भी बहुत सारे पेंडिंग एग्ज़ाम है, वही कब हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी है। विंटर में तो डीएसएस भी एग्ज़ाम करवाता नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है उसके खुद के एग्ज़ाम में कि ये नहीं पहनना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा। तो आप हो ही सकता है कि अगले साल ही होगा एग्ज़ाम, लेकिन ये है कि अगर किसी का आई होप सो ये एग्ज़ाम निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इन केस नहीं निकलता तो आगे के लिए आपके लिए प्रिपरेशन रखना। और एज क्राइटेरिया के लिए भी हो रहा है, हो सकता है कि एज क्राइटेरिया जो 30 एज कर दी गई है तो हो सकता है कि 40 एज कर दे। आई होप सो, फिंगर क्रॉस कि सभी के लिए अच्छा हो। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पीआरटी के लिए भी नोटिफिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि वैकेंसी तो आरटीआई में सर्कुलर हो रही है। अब कब तक इस साल आ जाए तो आ जाए, पीआरटी वालों को भी बहुत होप है कि कुछ तो आए, क्योंकि हर जगह से अभी कुछ होप नहीं आ रही। तो टीजीटी और पीजीटी की हो सकता है दोबारा वैकेंसी है, पीजीटी की तभी फेल हुई है तो उनके एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, तो हो सकता है इस साल पीजीटी की एग्ज़ाम की वैकेंसी आए या नहीं इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन टीजीटी और पीआरटी की आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस कारण से आरटीआई सर्कुलर ने जो वैकेंसी का वैकेंट दिया गया है उसके हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें भी कुछ भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कब, एग्ज़ाम का नहीं पता था, एग्ज़ाम हो गए, इसलिए कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। ये सी मेरी बेस्ट ट्रिक। और बुक्स की बात करूँ तो मैं बुक्स बता देती हूँ। बुक्स के लिए मैंने कौन सी बुक प्रेफर करी थी, देखिए मैथ्स के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, वो ले सकते हो। पर्टिकुलर बुक्स मैं बता दूं कि ये है, या मैंने कोई बुक्स पर्टिकुलर नहीं दी थी, मैंने ऑनलाइन प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन मेरे प्रीवियस के क्वेश्चन थे, ऑनलाइन प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से ही की थी, कोई अलग से कोई बुक्स नहीं खरीदी थी। मेरे पास पुरानी बुक्स पड़ी थी आर डी अग्रवाल की, आप वो ले सकते हैं, आर डी अग्रवाल की, सॉरी RS अग्रवाल,
तो उसकी ले सकते हो करंटली और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मार्केट में बहुत है, यानी कि क्लियर पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक मिलती है और भी बुक है जो आपको अच्छी लगे। देखिए सबके पढ़ने का तरीका और सबके प्रैक्टिस करने का तरीका अलग होता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है जीके की मैंने लूसेंट की पढ़ी थी, ठीक है, और लूसेंट की पढ़ी थी क्योंकि मुझे लूसेंट की थी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर, मैंने यूट्यूब से ही वीडियो देखी थी। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है हिंदी की मेरे पास जो थी वो भी लूसेंट की थी। हिंदी की मेरे पास लूसेंट की थी और इंग्लिश की मेरे पास कोई बुक नहीं थी, तो इंग्लिश की मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी थी। और सेकेंड थिंग रीजनिंग की भी मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी, मैंने कोई बुक नहीं ली ना, कोई भी, सब यूट्यूब से ही पढ़ा था। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई मैंने कुछ नहीं ली, सब यूट्यूब से, ठीक है। सेकंड थिंग, यूट्यूब मैंने बता दिया, इंग्लिश के लिए बता दिया, हिंदी के लिए बता दिया, मैथ्स की बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, 5 सब्जेक्ट हो गए। और आपका सब्जेक्ट तो आपको पता ही होता है क्या करना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, ये बता दिया। मॉक टेस्ट आपने कहाँ से करे? मॉक टेस्ट मैंने यूट्यूब से ही प्रैक्टिस की थी, क्योंकि यूट्यूब पर ही बहुत सारी वीडियो है जो प्रैक्टिस करा रहे थे प्रीवियस के पेपर, तो उसी से ही प्रैक्टिस की थी। एमसीक्यू भी मैंने उसी से ही प्रैक्टिस की थी, उसी से ही स्पीड बढ़ानी है। और टाइम मैनेजमेंट करना आपके ऊपर है, आप किस तरीके से मैनेज करते हो। देखिए आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी कमांड अच्छी होगी, आपका माइंड सर्कुलर बहुत तेज़ होना चाहिए। ये नहीं है आपको टाइम भी देखना है और अपना काम भी करना है। ये नहीं है कि आप टाइम देख रहे नहीं हो और अपने में लगे हो, निकालने में लग रहे हो, ऐसा नहीं करना। हाँ बिल्कुल भी, उसमें दिमाग फिर सवाल नहीं निकलेगा, दिमाग ख़राब होगा। ऐसा हो चुका है मेरे साथ, जब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी तो मेरे क्वेश्चन नहीं निकलते थे, दिमाग ख़राब होता था, तब फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देती थी, मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लेती थी। तो ऐसा घर से होगा तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये 100% तैयारी मैंने आपको बता दी किस तरीके से। एग्ज़ाम से पहले ये सभी वीडियो को शेयर कर देना, उनको हेल्प मिलेगी। क्योंकि इस समय क्या है, अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर हो, टीचर तो करते ही करते हैं, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर रही है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो इम्पोर्टेंट अपडेट था। इसके अलावा जो भी और अपडेट होगा DSSB की तरफ से वो मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहा है वो है TGT साइंस का, जिसमें है शायद आई थिंक 7 को है, ठीक है। और उसके बाद भी और एग्ज़ाम अपडेट आते रहेंगे, तो मैं आपको सर्कुलर करती रहूँगी। हो सकता है मैं ये वीडियो मैं 1 वीक में एक ही बार बनाऊँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा भी एग्ज़ाम है एक और, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही होगी, तो इसका यही रीज़न है कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे पास जितनी भी गाइडेंस होगी मैं ज़रूर दूँगी आपको, जितने भी मेरे पास टिप एंड ट्रिक्स होगी जो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो आपकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा और लंबा ना करते हुए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टिल देन।